हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो में फिर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नायलाल माली, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक सोमेश्वर का पुत्र था, जो 11 वर्ष की आयु में 1178 ईस्वी के लगभग चौहान राज्य का शासक बना। उसकी माता कर्पूरी देवी उसकी संरक्षिका थी। वफादार मुख्यमंत्री कदमवास सेनापति भुवनमल ने चौहान राज्य की रक्षा करने में पृथ्वीराज को सहयोग दिया। बहुत कम आयु में पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक तो बन गया, मगर उसके सामने शासक बनने के बाद अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। जिस समय वह राजगद्दी पर बैठा, उस समय देश में किसी एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। छोटे छोटे राज्य पारस्परिक संघर्ष में लिप्त थे। कुछ राज्यों पर हिंदू शासक राज्य कर रहे थे तो कुछ पर मुस्लिम। ये सभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पारंपरिक शत्रुता के कारण आपस में लड़ते रहते थे। देश के उत्तर पश्चिमी सीमांत सिंध, मुल्तान और पंजाब में भी मुस्लिम राज्य थे और यहीं से मुस्लिम आक्रमणकारी देश के विभिन्न भागों में धावे मारने के लिए प्रवेश कर रहे थे। इस समय कन्नौज में गहडवाल राठौरों का शक्तिशाली राज्य था। यहाँ का शासक जयचंद चौहानों का शत्रु था। गुजरात में चालुक्यों के साथ भी चौहानों की परंपरागत शत्रुता थी। दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल अपने राज्य विस्तार में व्यस्त थे। बंगाल में पाल वंश कमज़ोर हो चुका था और अपने अंत की ओर जा रहा था। पालों के सामंत विजय सेन ने बिहार में शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया था। इन सारी राजनीतिक अव्यवस्थाओं और उथल पुथल के बीच पृथ्वीराज तृतीय को अपना स्थान निर्धारित करना था। पृथ्वीराज को अपने बंधु बांधवों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। विग्रहराज का पुत्र नागार्जुन चौहान राजगद्दी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था और इधर मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो उसे न केवल अपने पड़ोसी राज्यों से, अपने बंधु बांधवों से, वरन बाह्य आक्रमणकारियों से भी अपने राज्य की रक्षा करनी थी। हम देखते हैं पृथ्वीराज ने किस प्रकार अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय पाया। सर्वप्रथम उसने अपने चाचा अपरगांगी नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। ये दोनों ही विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे एवं पृथ्वीराज की छोटी आयु का फायदा उठाकर चौहान राजगद्दी प्राप्त करना चाहते थे। अपरगांगी को पृथ्वीराज ने परास्त कर उसकी हत्या करवा दी, लेकिन उसके छोटे भाई नागार्जुन ने फिर भी विद्रोह को जारी रखा। जयानक के अनुसार, जो पृथ्वीराज विजय का लेखक है, वो कहता है कि नागार्जुन ने गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था, लेकिन पृथ्वीराज ने उस पर आक्रमण किया और उसके नागार्जुन के वफादार सैनिक मारे गए, कुछ बंदी बना लिए गए और नागार्जुन भाग गया और बाद में किसी राजपूत राज्य का शरणागत होकर के उसने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार उसने अपने बंधु बांधवों के विद्रोह का दमन किया। इसके बाद भांडानक, जो कि उसके राज्य की उत्तरी सीमा पर उपद्रव कर रहे थे, उस पर उसने अभियान किया। भांडानक सतलज क्षेत्र से आने वाली जाति थी जो गुड़गांव और हिसार के आसपास बस गई थी। मथुरा, भरतपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में ये काफ़ी शक्तिशाली थे और चौहान राज्य के लिए एक प्रकार से संकट उपस्थित कर रहे थे।
1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इनके विरुद्ध अभियान किया। नारायणा को अपने सैनिक केंद्र बनाकर उसने भंडारकों के ठिकानों पर आक्रमण किए और उन्हें भागने और आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। भंडारकों की पराजय के बाद अजमेर और दिल्ली, जो कि चौहान राज्य के प्रमुख केंद्र थे, यह एक राजनीतिक सूत्र में बंध गए। इससे पृथ्वीराज के राज्य का विस्तार भी हुआ और उसके सैनिक व आर्थिक दृष्टि से स्थिति भी मजबूत हुई। इन प्रारंभिक विजयों के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने अपने पड़ोसी राज्यों पर एक प्रकार से कहें राज्य विस्तार की दृष्टि से आक्रमण किए और इसी राज्य विस्तार की नीति को उसके प्रशंसक उसकी दिग्विजय की संज्ञा देते हैं। तो उसकी दिग्विजय की नीति में सबसे पहले उसने महोबा राज्य पर आक्रमण किया। चंद्रप्रदायी का पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड, जगनीक का आला खंड, सारंगधर पद्धति एवं प्रबंध चिंतामणि में पृथ्वीराज की महोबा विजय का हमें उल्लेख मिलता है। इस समय महोबा का शासक चंदेल परमर्दी देव था। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय जब पद्मसेन की पुत्री का अपहरण कर लौट रहा था, तब उसके कुछ सैनिक भटक कर महोबा चले गए थे, जिन्हें चंदेल सैनिकों ने मार डाला था। इसकी सूचना पाकर के पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हुई, जिसमें चंदेल सेनापति मलखान मारा गया और चंदेल शासक परमार्दी देव ने संधि की बातचीत भी शुरू कर दी। मगर इसी समय महोबा से रूठे हुए दो चंदेल वीर, जो लोक गीतों में आज भी अमर है, आला और उदल नाम के, ये कन्नौज के जयचंद के पास चले गए थे। मगर अपनी मातृभूमि पर संकट आया हुआ देख करके वह पुनः महोबा पहुँचे और पृथ्वीराज की सेना के साथ उनका भयानक संघर्ष हुआ। आला और उदल दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। परमर्दी देव भागने लगा, मगर चौहानों द्वारा पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने अपने एक सामंत पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया। मगर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज की इस महोबा विजय को जो तत्कालीन काव्य थे, उन्होंने अतिशोक्तिपूर्ण तरीके से लिखा, क्योंकि सारंगधर पद्धति और प्रबंध चिंतामणि हमें बताती है कि परमर्दी देव ने पृथ्वीराज से क्षमा याचना कर ली थी और बाद में हमें ये भी प्रमाण मिलते हैं कि पृथ्वीराज अधिक दिनों तक महोबा पर अधिकार नहीं रख पाया और 1183 ईस्वी के लगभग महोबा पर परमर्दी देव ने पुनः अपना शासन स्थापित कर लिया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा का इस संबंध में कहना है कि पृथ्वीराज का यह अभियान एक सैनिक अभियान मात्र रहा, जिससे वह थोड़े समय के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की प्यास बुझा सका। राजनीतिक दृष्टि से उसे इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। चंदेलों ने पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। दूसरी जो पृथ्वीराज की जो विजय है वो गुजरात के चालुक्यों के साथ है। गुजरात के चालुक्यों और चौहानों में परंपरागत शत्रुता थी। विग्रहराज चतुर्थ के समय से ही इनमें आपस में युद्ध होते रहे थे, मगर सोमेश्वर के शासनकाल में कुछ समय के लिए शांति रही और इनमें अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में दोनों वंशों के मध्य शत्रुता का कारण मिलता है कि पृथ्वीराज जब आबू के परमार शासक इच्छिनी से विवाह कर गुजरात से लूट रहा था, पृथ्वीराज ने जब परमार शासक इच्छिनी की पुत्री से विवाह कर लिया था, तो चूँकि गुजरात का शासक भीमदेव भी इच्छिनी से विवाह करना चाहता था, तो वह पृथ्वीराज से नाराज़ हो गया था। मगर गौरी सिंह हीराचंद ओझा इस कथा को नहीं मानते हैं। पृथ्वीराज रासों में चालुक्यों के साथ संघर्ष का एक कारण यह भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज के चाचा कानड़ देव ने चालुक्य शासक भीमदेव के चाचा सारंगदेव के 7 पुत्रों का वध कर दिया था। इस घटना के बाद भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण कर पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या कर दी और नागौर पर अधिकार कर लिया था। अतः पृथ्वीराज ने चालुक्यों पर आक्रमण कर नागौर पर पुनः अधिकार किया।
लेकिन ये सारे जो कथानक है पृथ्वीराज रासो के, वो तिथि क्रम पर खरे नहीं उतरते हैं। और जैसा कि हमें पता चलता है, सोमेश्वर को चालुक्यों ने नहीं मारा, वो स्वयं अपनी मृत्यु मरा था। ये केवल काव्य कथाओं के अपने कहें अतिरंजित वर्णन हैं। कुल मिलाकर दोनों ही शासकों के मध्य जो संघर्ष का कारण है, हम इसे सीमा विवाद मान सकते हैं। और दोनों शासकों की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा भी इसमें हमें दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर जो उपलब्ध स्रोत हमारे पास है, उससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान और चालुक्यों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कभी चौहान विजयी हुए तो कभी गहडवाल, और अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई। चौहान गहडवाल संघर्ष, गहडवालों के साथ शत्रुता भी पृथ्वीराज को उत्तराधिकार में मिली थी। दिल्ली पर अधिकार को लेकर विग्रहराज चतुर्थ और गहडवाल विजयचंद के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें विजयचंद पराजित हुआ था। जयचंद ने भी इसी शत्रुता को आधार मानकर चौहानों से शत्रुता रखी, या दिल्ली पर अधिकार करने की मंशा उसने भी रखी। और जब पृथ्वीराज महोबा पर आक्रमण कर रहा था, उस समय कन्नौज के शासक जयचंद ने चंदेलों, महोबा के चंदेलों की सहायता की थी। इससे भी दोनों में वैमनस्य बढ़ा। दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष का तात्कालिक कारण पृथ्वीराज रासो में संयोगिता की जो कथा है उसको बताया गया है। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, मगर जिसे जयचंद पसंद नहीं करता था। पृथ्वीराज से शत्रुता के कारण वह अपनी पुत्री का विवाह किसी अन्य शासक से करना चाहता था। इसके लिए उसने संयोगिता का स्वयंवर भी आयोजित किया, जिसमें उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, मगर उसने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी एक मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर खड़ी करवा दी। जब स्वयंवर का समय आया तो संयोगिता ने किसी भी राजा के गले में वरमाला डालने के स्थान पर द्वारपाल के स्थान पर खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति में वरमाला डाल दी। इसी समय पृथ्वीराज, जो कहीं छिपा हुआ था, अचानक अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ प्रकट हुआ और संयोगिता का अपहरण करके ले गया। और भागते हुए पृथ्वीराज का गहडवाल सैनिकों से संघर्ष हुआ, मगर गहडवाल सैनिक पृथ्वीराज को रोकने में सफल नहीं हुए और वह अपनी राजधानी पहुंच गया और वहां उसने पहुंचकर संयोगिता से विवाह कर लिया। पृथ्वीराज व संयोगिता के अपहरण की इस घटना को डॉक्टर R.S. त्रिपाठी और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा मान्यता नहीं देते हैं, मगर डॉक्टर दशरथ शर्मा और C.V. वैद्य इस घटना को मान्यता देते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी लिखते हैं कि मान्यता प्राप्त घटना पर परंपरा से मान्यता प्राप्त घटना पर संदेह करना ठीक नहीं है। सदियों से प्रचलित कथा में विश्वास की अविरल श्रृंखला ही उसकी सत्यता का प्रमाण है। पर इस घटना के कारण कन्नौज के गहडवाल एक प्रकार से हम कहें पृथ्वीराज के विनाश की कामना करने लगे। और जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का पतन हुआ तो जयचंद ने संतोष की सांस ली। वह चुपचाप इस तमाशे को देखता रहा, जबकि आने वाले 2 वर्षों बाद इसी संकट का उसे खुद ही सामना करना पड़ा और खुद भी वह अपने राज्य और जीवन से हाथ धो बैठा। अब देखते हैं जो इतिहास प्रसिद्ध तराइन के युद्ध हुए पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गजनी का गवर्नर नियुक्त हुआ था अपने भाई गयासुद्दीन की ओर से। उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर अधिकार किया और इसके बाद 1178 में गुजरात की ओर बढ़ा, मगर चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने उसे परास्त कर दिया, जिससे वह गजनी लौट गया। मगर कुछ समय बाद वह पुणे लौटा और उसने सिंध और पेशावर पर अधिकार किया। 1181 में उसने सियालकोट पर अधिकार कर लिया और 1186 ईस्वी में वह पश्चिमी पंजाब पर भी अधिकार करने में सफल हुआ। अब गजनी के राज्य की सीमाएं और चौहान राज्य की सीमाएं आपस में टकराने लगी, अतः दोनों पड़ोसियों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। चौहानों को अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत की रक्षा के लिए तुर्कों को वहां से निकालना था, और तुर्क जो है भारत की अपार धन संपदा को ललचाई हुई दृष्टि से देख रहे थे और वे खुद चौहानों को परास्त करके भारत की ओर
बढ़ने की योजनाएं बना रहे थे। पृथ्वीराज रासो में हमें उल्लेख मिलता है कि चौहानों और तुर्कों के मध्य 21 बार मुठभेड़ें हुई, जिसमें चौहान विजयी रहे। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज द्वारा 7 बार मोहम्मद गोरी को परास्त करने का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार, प्रबंध कोश 20 बार, सुरजन चरित्र 21 बार, प्रबंध चिंतामणि 23 बार पृथ्वीराज द्वारा घोरी की पराजय का उल्लेख करते हैं। पर हमें लगता है कि यह इतनी जो पृथ्वीराज की विजयों का उल्लेख है, यह अतिशयोक्ति हो सकती है। मगर हो सकता है कि क्योंकि दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही थी, तो दोनों में आपस में छोटी मोटी छेड़छाड़ या मुठभेड़ें होती रही हो, जिसको कि इन लेखकों ने या इन विद्वानों ने चौहान और तुर्क संघर्ष का नाम दे दिया हो। मगर हमें, जैसा कि हमें ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात है कि इन दोनों के मध्य 2 युद्ध बड़े पैमाने पर हुए थे। इसमें एक है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जब मोहम्मद घोरी ने सरहिंद या भटिंडा पर अधिकार कर लिया था। तो जब इसकी सूचना पृथ्वीराज को मिली तो वह मोहम्मद गोरी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा और दोनों की सेनाएं वर्तमान हरियाणा में तराइन के मैदान में आमने सामने आ रही थी। और जब दोनों में ही युद्ध हुआ तो युद्ध के प्रारंभिक चरण में राजपूतों ने तुर्कों पर ज़बरदस्त हमला किया। तुर्क सेना में खलबली मच गई। मोहम्मद गोरी स्वयं पराजित हुआ, बुरी तरह घायल हुआ और सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। तुर्क सेना में भगदड़ मच गई और वह एक प्रकार से युद्ध का मैदान छोड़ गई। हमीर महाकाव्य तो ये लिखता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था, मगर बाद में उसे कैद कर मुल्तान जाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन मुस्लिम साक्ष्यों में गोरी के बंदी बनाए जाने का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय की सैनिक सफलताओं का एक प्रकार से चरमोत्कर्ष था। मगर तराइन के प्रथम युद्ध में उसने अपनी इस विजय को स्थायी बनाने का प्रयत्न नहीं किया। उसने पराजित तुर्क सैनिकों का पीछा नहीं किया और यह भूल उसे काफ़ी भारी पड़ी। और अगले ही साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः एक बड़ी सेना और अपनी पूरी तैयारी के साथ भारत की ओर आगे बढ़ा। उसने सरहिंद को विजय कर पुनः तराइन के मैदान में अपनी सेना को चौहान सेना से लड़ने के लिए सन्नद्ध कर दिया। इधर तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी विजय के बाद पृथ्वीराज निश्चिंत हो गया था। उसने राजकीय कार्यों और सैनिक कार्यों में उदासीनता या हम कहें लापरवाही बरती। मगर जैसे ही उसे घोरी के आने की सूचना मिली, वह भी तराइन के मैदान में तुर्क सेना का सामना करने के लिए पहुंच गया। इस समय घोरी ने छल से काम लिया। उसे राजपूतों से युद्ध में शायद अपनी वीरता का, अपनी युद्ध में अपनी विजय का विश्वास कम था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान को संधि वार्ता के भुलावे में रखा। और एक दिन सुबह सुबह प्रातःकाल अचानक जब राजपूत असावधान थे, उसने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों में भगदड़ मच गई और राजपूत सेना तितर बितर हो गई। पृथ्वीराज भी युद्ध से पलायन कर गया, मगर सिरसा के निकट पकड़ा गया और मार दिया गया। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक रहा। मोहम्मद गोरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी पराजय का बदला ले लिया। चौहान राज्य, जो पृथ्वीराज तृतीय के समय अपने यौवन के शिखर पर था, धराशायी हो गया। तुर्क सेना ने हांसी, सिरसा, समाना, अजमेर, कोहराम एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध ने भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने द स्ट्रगल फॉर एम्पायर में तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों के संबंध में लिखा है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने न केवल चौहानों की राज्य शक्ति का ही नाश किया, वरन पूरे हिंदू धर्म पर विनाश ला दिया। शासक कुमारों का साहस पूरी तरह टूट गया और सारा देश आतंक से जकड़ गया।
इस प्रकार की चीज़ों ने स्वाभाविकता मोहम्मद और उसके सेनापतियों के लिए हिंदुस्तान के हृदय पर ठोस कदम जमाना सरल कर दिया। तो इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में हम कहें मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वीराज का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। वह एक वीर और कुशल सेनापति था। उसने अपनी योग्यता और साहस से अपनी छोटे से राज्य को व्यवस्थित एवं संगठित करके उसे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। तराइन के दूसरे युद्ध के अतिरिक्त उसने सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी का आश्रित शासक बनने की बजाय उसने मृत्यु का वरण करना ज़्यादा अच्छा समझा। वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। पृथ्वीराज रासों का रचयिता चंद्रबरदाई भी उसी का आश्रित कवि माना जाता है। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप तथा पृथ्वी भट्ट उसके दरबारी लेखक और कवि थे। उसके दरबार में विद्वानों के शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद आयोजित होते रहते थे। उसके समय में चित्तौड़, आबू, भिनमाल व अजमेर शिक्षा के केंद्र थे। धार्मिक रूप से वह एक सहिष्णु शासक था। स्वयं वह जैन धर्म का अनुयायी था मगर शक्ति का उपासक था। अन्य धर्मों के प्रति भी उसने एक प्रकार से उदारता एवं सहिष्णुता की नीति का पालन किया। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छा और योग्य शासन प्रबंधक था। उसने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया। पंचकुल नामक एक सभा स्थानीय शासन का कार्य दिखा करती थी। उसकी पुलिस, सैनिक और न्याय व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित थी। ये पृथ्वीराज के व्यक्तित्व के हम सकारात्मक पक्ष कह सकते हैं, मगर उसकी कुछ कमियां भी थी जिसने चौहान राज्य को ही नहीं वरन भारतीय इतिहास को बदल दिया। एक प्रकार से हम कहें कि वह एक अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसमें कूटनीति की भी कमी थी। जोश जोश में उसने दिग्विजय नीति के द्वारा अपने चारों ओर शत्रुओं का जाल बिछा दिया। चालुक्यों, चंदेलों, गहडवालों से वो मैत्री करके तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त कर सकता था। तराइन के प्रथम युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद उसने सरहिंद या भटिंडा की रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया और राजकार्य की ओर से उदासीन रह गया। वह शत्रु की चालों को समझने में समर्थ नहीं था। अपने सहयोगियों को चुनने की क्षमता भी उसमें नहीं थी। निश्चित रूप से वह एक विलक्षण साहसी वीर था, मगर कूटनीति और धोखाधड़ी में वह संतुलन नहीं कर सका। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार पृथ्वीराज के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं, पृथ्वीराज एक उच्च कोटि का सेना नायक था, किंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसको सैनिक भूलों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। तराइन के युद्ध के ठीक पहले उसके आचरण न तो एक सुयोग्य योद्धा के थे, न एक सेना नायक के, वरन एक नए सिख दड़ के थे। कुछ भी हो, अल्पायु में ही तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान काल का ग्रास बन गया, मगर उसने अपनी छोटी सी आयु में ही उसने वीरता की जो धाक जमा दी, वो भारतीय इतिहास में आज भी हम कहें अविस्मरणीय है, अमर है। लोग आज भी पृथ्वीराज चौहान को और उसकी वीरता को याद करते हैं। जय हिंद।